जय हिंद। वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 का बीपीएससी टीआरई 3.0 का ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम लोग एक वीडियो इससे पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जा कर के अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो बीपीएससी द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, चाहे बीपीएससी प्री में पूछे गए हों या बीपीएससी टीआरई पॉइंट 1 या 2 में पूछे गए प्रश्नों की ही श्रृंखला है। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला है इसमें, जो हम लोग इस श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। और ये वीडियो चाहे क्लास 1 से 5 तक और 6 से 8 तक, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए है। फिलहाल 1 से 8 तक का एग्ज़ाम 15 तारीख को होना है और 9 to 10 का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड हुआ है। शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इसमें ऑप्शन दिया गया है इलाहाबाद की संधि, सुगौली संधि, बेसिन संधि या सालबाई की संधि। ये बीपीएससी प्री 2023 में पूछे जा चुके हैं और हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीचर की जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं धीरे धीरे लेवल को अप ही कर रहे हैं, तो संभव है कि इन प्रश्नों से भी पूछा जा सकता है। ये ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए दिया है इलाहाबाद संधि, सुगौली संधि, बेसिन संधि, सालबाई की संधि। बक्सर की लड़ाई हम लोग जानते हैं 1764 ईस्वी में हुई थी और इसमें बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1700, यहाँ 1765 है, 1965 लिखा गया है, गलत लिखा है, यहाँ पे है 1765, यहाँ पे 1765 की इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, 1765 की, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया और क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। इस बक्सर की लड़ाई के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो इसका ऑप्शन ए है, सही है। इलाहाबाद की संधि बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? डच की हम लोग बात करते हैं, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन दिया हुआ है 1935, 1932, 1635, 1632, 1643 और 1648। ये भी बीपीएससी प्री 2023 में पूछा जा चुका है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे और पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 1632 ईस्वी में। ऑप्शन 2 सही है, 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का
कौन सा मुख्य कारण था? रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना। ऑप्शन ए दिया है रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। बी दिया है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। सी दिया है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी टीआरई 2 में बीपीएससी टीचर स्कूल टीचर वाले में 2023 में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था और साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, वाणिज्य फसल और लकड़ी का उत्पादन निर्वनीकरण के अन्य कारण थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन के दौरान? तो विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना ये मुख्य कारण था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1857, ऑप्शन बी है 27 मार्च 1858 और सी है 1 नवंबर 1858 और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई? तो 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। इस 15 सदस्यों में 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। 1857 के युद्ध के बाद में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा किया था 1 नवंबर 1858 को, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और सीधे शासन क्राउन अर्थात ब्रिटेन के हाथों में शासन चला गया था। इसमें से ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस तिथि को विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी की गई? 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। इसका ऑप्शन सी सही है। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में किसने सहायता की? ऑप्शन दिया गया है अफगान या ईरान, मुगल या उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई दिया हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा जा चुका है। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वह अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था और बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। तो इसमें ग्वालियर में किसने सहायता किया था इनको? तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए अफगान। अफगानों ने इनकी सहायता किया था ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग,
1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन दिया गया है बी डी सावरकर, बी दिया है बाल गंगाधर तिलक, सी दिया है आर सी मजूमदार और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा जा चुका है। तो 1857 विश्लेषण भी दिया है, हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह को बी डी सावरकर के द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था और उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। तो इसमें बी डी सावरकर ने यह अभिव्यक्त किया था पहली बार कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में 1857 को पहली बार वर्णित किया और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था बी डी सावरकर ने, जिसका नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये भी याद रखिएगा, ये पुस्तक के राइटर भी बी डी सावरकर हैं और इन्होंने ही पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में 1857 के विद्रोह को वर्णित किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बी डी सावरकर ने इसे पहली बार स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक में भी इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? 1857 का विद्रोह जो हुआ था, व्यापक रूप से विद्रोह हुआ था, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। तो इसकी विफलता के निम्न में से कौन से कारण थे? ऑप्शन पहला दिया है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, दूसरा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, तीसरा है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें कहा जा रहा है ए ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है या केवल 2 और 3 सही है, सी है उपर्युक्त में से सभी सही है और उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन दिया गया है। इसका विश्लेषण देखते हैं हम लोग। तो 1857 के विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी और समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था और साधनों का अभाव था और क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना और आपसी फूट, ये सारे कारण थे 1857 की विफलता के। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। उपर्युक्त में से तीनों अर्थात उपर्युक्त सभी सही हैं। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी और समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण 1857 के विद्रोह में विफलता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इसको एक बार हम लोग देख चुके हैं, अभी दोबारा रिपीट हुआ है और ये भी बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा जा चुका है। तो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन ए है बी डी सावरकर, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 इन्होंने पुस्तक लिखा है बी डी सावरकर ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 में विद्रोह को एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है बी डी सावरकर जी ने और उन्होंने इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। बी डी सावरकर का जन्म
28 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था और लॉर्ड कैनिंग 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। ये भी पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है? तो किस सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शन दिया है ए ह्यूरोज, बी कैंपबेल, सी हडसन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा जा चुका है। तो अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय नामक स्थान में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। और ह्यूरोज, इसमें ऑप्शन ए सही है। ह्यूरोज अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे। इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ह्यूरोज ने यह कहते हुए संबोधित श्रद्धांजलि दी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ, यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है, उपन्यास आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है। और इस उपन्यास में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन दिया है सन्यासी विद्रोह, या पागलपंथी विद्रोह, या नील विद्रोह, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा जा चुका है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। तो इसमें आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन ए सही है, सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? पहला है, ए दिया है संथाल विद्रोह, बी बिरसा मुंडा का विद्रोह, सी ताना भगत आंदोलन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटने वाली घटना संथाल विद्रोह 13 जून 1855 था। सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ। उसके बाद संथाल विद्रोह के नेता और संथाल विद्रोह के जो नेता थे सिद्धू और कान्हू थे। और बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर, बिरसा मुंडा का विद्रोह
झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कौन सी घटना घटी थी। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन है संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था। 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह हुआ था और बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 के मध्य हुआ था और ताना भगत सिंह का विद्रोह 1914 से 1920 के मध्य हुआ था। तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो संथाल विद्रोह की घटना घटी थी 30 जून 1855 को। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ताना भगत सिंह आंदोलन संबंधित है। ताना भगत सिंह आंदोलन अभी हम लोग पढ़े 1914 से 1920 के बीच में हुआ था। ताना भगत सिंह आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए दलित आंदोलनों से, ऑप्शन बी आदिवासी आंदोलन से और ऑप्शन सी किसान आंदोलन से। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो ताना भगत सिंह आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। यह बिहार वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 हुआ था? 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था और यह विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सिद्धू और कान्हा थे। सिद्धू और कान्हा के नेतृत्व में हुआ था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है राजकुमार शुक्ल, बी दिया है SN सिन्हा, सी दिया है सहजानंद सरस्वती, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। टीआरई 2.0 में पूछा जा चुका है। तो सिद्धू और कान्हा के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी के मध्य में हुआ था और संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार, अब वर्तमान में झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। अतः इसका सही उत्तर ई होगा, इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में यह संथाल विद्रोह हुआ था और सिद्धू और कान्हू इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? कौन सा आंदोलन या विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने पर के कारण हुआ था? अर्थात अगर आप लंबी दाढ़ी रखते हैं तो आपको कर देना पड़ेगा। ये कौन से विद्रोह के, इसके कारण कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन दिया गया है फराइजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह या वहाबी आंदोलन या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी टीचर में, स्कूल टीचर वाले में पूछा जा चुका है 2023 में। तो वहाबी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था और यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता सैयद अहमद थे और लंबी दाढ़ी रखने के कारण, लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन सी सही है, इसमें वहाबी आंदोलन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की?
ऑप्शन दिया है हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन बी दिया गया है डेविड हेयर। ऑप्शन सी है जोनाथन डंकन। डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की। और हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। उसमें कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसे हम हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से अब इसे जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1870 में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी। तो डेविड हेयर ऑप्शन 2 में है, बी में है ऑप्शन है डेविड हेयर, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी डेविड हेयर। तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेयर ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 1800 वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुड का घोषणा पत्र आया था, यहाँ पे प्रेषण दिया हुआ है, तो वुड का घोषणा पत्र 1854 आया हुआ था, उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने पहला दिया है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। दूसरा दिया है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है केवल ए, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें इसने 1854 के वुड के घोषणा पत्र ने 1854 के प्रेषण के संबंध में सिफारिशें निम्न थी। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए रखने का सुझाव दिया और प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की मांग किया था। और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिशें की। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसने वुड के 1854 के घोषणा पत्र में या प्रेषण के संबंध में इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, सही है, देख चुके हैं। और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। दी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? इसके लेखक कौन थे, राइटर कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा, यह पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? ऑप्शन ए दिया गया है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बी दिया है राम मनोहर लोहिया, सी दिया है जयप्रकाश नारायण, डी दिया है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तक का नाम इधर दिया गया है, पुस्तक के लेखक दी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक थे राम मनोहर लोहिया। इसी के साथ एक पुस्तक थी गीता रहस्य। गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखा है। और एक पुस्तक का नाम है प्रिजन डायरी 1975 में जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित पुस्तक है। तो इसमें दिया गया है दी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, राम मनोहर लोहिया।
द्वारा लिखी गई है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए। ये सारे वेरी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन ए है जमींदार, बी कामरेड, सी अल हिलाल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अल हिलाल पत्रिका की बात करें, अबुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक की बात करें तो जमींदार पुस्तक लिखी गई थी। जमींदार पुस्तक लिखी गई है मौलाना जफ़र अली खान द्वारा। जमींदार पुस्तक मौलाना जफ़र अली खान द्वारा, और कामरेड पुस्तक मोहम्मद अली जौहर द्वारा कामरेड पुस्तक लिखी गई है। और अल हिलाल पुस्तक लिखी गई है, अल हिलाल पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा पुस्तक लिखी गई है अल हिलाल। इसका ऑप्शन सी सही है। इसी के साथ ही बंगाल गजट भी देखते हैं हम लोग। बंगाल गजट लिखा गया है गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा। ये सारी पत्रिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित पत्रिका थी, और कामरेड पत्रिका मोहम्मद अली जौहर द्वारा संपादित किया जाता था। जमींदार पत्रिका मौलाना जफ़र अली खान द्वारा, और बंगाल गजट पत्रिका का संपादन गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में या 1931 में या 1940 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ। इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। तो राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1931 में इस पत्रिका का संपादन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, या आचार्य कृपलानी, या दीनबंधु मित्र। डी दिया है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दीन दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण 1807 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो नील बंगाल व बिहार में नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दीनबंधु, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक, या राजेंद्र प्रसाद, या पेंडेरेल मून। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, जबकि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो पंडित नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक एक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पहले राष्ट्रपति, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए है श्रीमती एनी बेसेंट,
पी दिया है महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। TRE 2.0 में पूछा गया है। तो सॉरी, ये इंडिया नहीं, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। यंग इंडिया का पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन दिया है ए यमुना कारजी, बी राहुल सांस्कृत्यायन, सी सहजानंद सरस्वती, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से, हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका वर्ष 1940 में संपादित किया गया, इसका प्रकाशन किया गया था। तो वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादन से, प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल सांस्कृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल सांस्कृत्यायन इसके संपादक थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। तो इस प्रकार ये तीनों लोग इससे संबंधित हैं। यमुना कारजी भी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित हैं और राहुल सांस्कृत्यायन भी संबंधित हैं और सहजानंद सरस्वती भी संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सभी लोग संबंधित हैं हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पाकिस्तान वार दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? ऑप्शन दिया है ए मोहम्मद इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, डी भीमराव रामजी अंबेडकर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। BR अंबेडकर अर्थात भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक को अर्थात पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और इसमें यह पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, इसका राइट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। साथियों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, टेक केयर।